जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारे साथ इंडिया में मैं खुद भी हूं इंडियन, और अभिषेक मिश्रा जी, और पाकिस्तान से मुजफ्फर और रिबाहा जी हैं। हमने एक बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए यहां पर मैंने इन सबको इनवाइट किया, और हम सब इस चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं कि अल्टीमेटली इंडिया के पास इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, जो अभी खबर आई है, वो क्या कि इंडिया ने डोमेस्टिक पर्सनल व्हीकल मार्केट, यानी जो हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, उसमें 4 मिलियन मार्क इन अ ईयर क्रॉस कर लिया। यानी एक साल में इंडिया ने 41,08,000 पर्सनल व्हीकल्स बेचे हैं, चाहे उसमें स्कूटी है, कार है या कोई भी है, बाइक वगैरह। वहीं आप ये देखिए कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ये आ रही है कि $15 बिलियन से ज्यादा, या जो कि 1.24 लाख करोड़ रुपीस है फाइनेंशियल ईयर में, वो अमाउंट जो है वो आपको फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर इतना अमाउंट के जो मोबाइल्स हैं वो एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है। अब सवाल यही उठता है कि एक तरफ इंडिया जो ग्रोथ रेट को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, वहां पाकिस्तान हमारा जो एक ऐसा भाई जो कि मतलब आजाद एक साथ हुए, वो एक गलत या अलग डायरेक्शन में निकल गए, हम एक अलग डायरेक्शन में निकल गए। आज जो एक 75 ईयर्स के बाद जो एक ड्रास्टिक डिफरेंस है, वो क्यों है? हम इस पर वो करेंगे कि कहां आगे, किस पॉइंट पर आगे निकले और क्यों पीछे रह गए। मेरा बातचीत करने का ऑब्जेक्टिव ये है। तो सबसे पहले शुरुआत मैं मुजफ्फर भाई से करूंगा कि इंडिया की इस न्यूज को सुनकर एक साल में 41 लाख कारें बिकना, 41 लाख, वो भी पर्सनल यूज के लिए। कारें मींस बहुत सारा पर्सनल व्हीकल्स, और $15 बिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट, सिर्फ मोबाइल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं 24 के अंदर, यानी इस साल, जो अभी साल शुरू हुआ है। अब पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो डोनेशन या जो भी एड वगैरह मांगने जाते हैं, वो $2-3 बिलियन की होती है, और यहां $15 बिलियन। एक एज ए पाकिस्तानी आपका ओपिनियन क्या है? फिर रिबाहा जी के पास जाएंगे, फिर अभिषेक जी उसकी बाल की मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं लोएस्ट लेवल पर डिस्कस करेंगे। सर देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कोई भी चीज होती है आपके पास, आपकी जो जीडीपी है या आपके लोगों की इनकम है, वो ही डिसाइड करती है कि आपके पास इस वक्त है क्या और आप परचेज क्या कर सकते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के लोगों की सूरत हाल है, वो तो आप सबके सामने है कि हमारे ना तो कोई बिजनेस चल रहा है, ना हमारी कोई इंडस्ट्री चल रही, ना ही कोई कारोबार सही तरीके से यहाँ पाकिस्तान में रन हो रहा। तो पाकिस्तानी के पास तो अभी अपने घर के जो अखराजात है वो पूरे करने के पैसे नहीं, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं, तो उन्होंने मोबाइल नए क्या खरीदने हैं या उन्होंने कारें क्या खरीदनी। तो आपको मैं, जैसे आपने एक फिगर बताई कि 41 जो लाख है वो इन्होंने क्रॉस किया इंडिया ने, तो पाकिस्तान के अंदर इस साल जो है वो तकरीबन 25,000 के करीब जो यूनिट सेल हुए। तो लास्ट ईयर ये जो तादाद थी वो 20,000 थी। जबकि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कोई 5-6 साल पीछे चले जाएं, 2016-17 में, तो ये तादाद 2 लाख के करीब थी। आप उससे अंदाजा लगा लें कि जो हमारी एक तादाद चंद साल पहले 2 लाख थी, वो 2 लाख से कम होकर 10 गुना कम हुई है। यानी कि अब वो 20,000 के ऊपर आ चुकी है कि 25 करोड़, तकरीबन 24-25 करोड़ आबादी वाला मुल्क हो, और उसके अंदर सिर्फ अगर कारें सेल हों और वो 20,000 सेल हों, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर जो असेंबलिंग यूनिट है गाड़ियों के, वो बंद हो चुके हैं। और अभी जो मैं रिसेंटली कल परसों एक खबर देख रहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो तमाम के तमाम जो इदारे हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इनके, उनको उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनको टारगेट दिया गया था कि वो इतने व्हीकल्स तैयार करेंगे और इतने वो एक्सपोर्ट करेंगे, उनमें उनकी तादाद रखी गई थी कि वो 2% जो है वो उनको एक्सपोर्ट भी करेगा। अब वो पाकिस्तान ही नहीं ले रहे, उनके रेट्स इतनी ज्यादा, जो गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर हैं। आप इमेजिन करें कि 650 सीसी जो गाड़ी है, एक जो सबसे एक हल्की और सस्ती जो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर है, उसकी कीमत 30 लाख रुपए है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अब 30 लाख रुपए अब ना हमारे पास होंगे, ना सबसे सस्ती गाड़ी हम खरीद पाएंगे। आप उसका कंपैरिजन
अपने इंडिया के अंदर करके, इंडिया के अंदर कितनी गाड़ियां हैं जिनके रेट्स मेरे ख्याल में कोई 4-5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास तो एक तो चॉइस ही नहीं कि हमारे पास कोई सस्ती गाड़ी या अच्छी गाड़ी हो पाकिस्तान के अंदर। जो एवरेज गाड़ी है उसकी कीमत जो है वो 50-60 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस के अंदर है। तो अब जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, तो आम जो एक पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास बंदा है, जो पहले एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता था, वो तो अब एक बाइक भी नहीं खरीद पा रहा। बाइक की जो अगर 1 to 5 की बात करें तो वो भी 2 लाख से ऊपर उसकी कीमत हो चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर अब जो सिर्फ अपने आप को अब जिंदा रखने के लिए अब जद्दोजहद हो रही है, जिंदा रखने के लिए जंग हो रही है। अब हमारे लिए तो गाड़ी खरीदना एक ये समझे कि ख्वाब सा बन के रह गया है कि हम भी कोई अपने कुछ सेविंग करके कुछ इस तरह गाड़ी खरीदेंगे। और अगर बैंकों की तरफ जाएं तो बैंकों की जो वो इंटरेस्ट रेट ही इतने ज्यादा होते हैं कि अगर 30 लाख की गाड़ी है तो वो आपको मिलेगी 50 लाख रुपए की। तो इस वजह से ये सारी जो एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो पूरी की पूरी इस वक्त बहरान का शिकार है। और उसके साथ साथ जो मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट है, फैसलाबाद के अंदर 2-3 मोबाइल यूनिट थे, वो सारे वो बंद हो चुके हैं। और उसमें भी गिरावट है। अब पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल के रेट पहले बहुत तेजी से बढ़े थे, अभी मैंने देखा है कि उनकी कीमतों में भी कमी आई। वजह यह है कि परचेजिंग पावर नहीं है। एक आम जो पाकिस्तानी है उसके उसकी परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। और उसका असर जो है वो सारी इंडस्ट्री पे पड़ा है, मोबाइल इंडस्ट्री पे भी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। और फैक्ट एंड फिगर भी हमें बता रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है। 20,000 कोई मेरे ख्याल में तादाद नहीं है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होती, पाकिस्तान के कारोबार बिजनेसेस चल रहे होते, तो जिस तरीके से 2016-17 में 2 लाख गाड़ियां यहां पर सेल हुई, तो अभी उनकी तादाद मेरे ख्याल में 4 लाख के करीब होनी चाहिए। अब 4 लाख की बजाय अब 20,000 पे हम आगे, बजाय ये कि दुनिया आगे को जा रही है, आप 41 लाख की तरफ जा रहे हैं, हम जो है 2 लाख से 20,000 की तरफ आ रहे हैं। तो उसमें मेन रीजन ही ये है। अब आप देखें कि एक जो पर जो कैपिटा इनकम है पाकिस्तानी की, एक वो उससे अंदाजा लगा लें वो कितनी है, $1471 है। अब उससे अंदाजा लगे कि आपकी हमसे डबल है। जो आम एक इंडियन है वो हमसे डबल कमा रहा है, पाकिस्तानी जितना कमा रहा है। तो ये सारी जो चीजें मिलकर जो हमें जो है वो, और सबसे जो मेन चीज है, देखिए ना, घर का जो एक एक आम मिडिल क्लास बंदा है, उसके घर के अखराजात क्या होते हैं कि उसने ग्रोसरी खरीदनी, उसने बिजली का बिल देना है, उसने बच्चों की फीसें देनी है। ये सारा एक जो मिला के एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, उसका महीने का खर्चा तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए है। और उसकी आमदनी कितनी है? उसकी आमदनी है 20 से 30 हजार रुपए। आम जो एक बंदा की बात कर रहा हूं, तो वो कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है कि वो समझ से बाहर है। इसी वजह से वो सारा जो प्रॉब्लम का शिकार है पाकिस्तान का आम जो मिडिल क्लास का बंदा है। और यही वजह है कि ना तो उसके पास इतने पैसे हों, कम से कम 30 लाख रुपए लेगा तो वो आल्टो गाड़ी खरीदेगा। और जो अगर बाइक भी खरीदनी है तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए उसको चाहिए। और मोबाइल अगर खरीदना था तो वो 30-40 हजार रुपए का मोबाइल भी वो नहीं खरीद पा रहा, तो उसने गाड़ी या वो उसने बाइक क्या खरीदना। तो ये सारी चीजें मिलकर जो पाकिस्तान का जो जितनी भी इंडस्ट्री है उसको मेरे ख्याल में उसकी पीछे रह जाने की वजह यही है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त बैठी हुई है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, और महंगाई और बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जी मुजफ्फर भाई, थैंक यू। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, 30 लाख रुपए में हमारे पास महिंद्रा की XUV 700 जो अपने आप में बड़ी जबरदस्त गाड़ी है वो आती है। और वहाँ इनोवा नाम की एक बहुत बढ़िया जबरदस्त टाटा इनोवा, जो आपके यहाँ शायद पता नहीं किस नाम से बिकती है, वो गाड़ी आती है। और जो हमारे यहाँ के अपर मिडिल क्लास और जो अपने आप में अमीर और नेता लोग हैं ना, वो जो नेता लोग हैं वो इनोवा के अंदर घूमते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स इनोवा में घूमते हैं। आपने 30 लाख रुपए के अंदर आल्टो का नाम बताया, वो जो मेहरान है वो हमारे यहाँ आल्टो है 650 सीसी वाली, वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 3-1 लाख रुपए शुरू हो जाती है। 10 गुना का फर्क, 10 गुना। तो अमीर तो आप लोग लगे मुझे जो महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। खैर नहीं रिवाज, खरीद रहे। आप इसमें अपना ओपिनियन रखिएगा कि अल्टीमेटली आपको रीजन क्या लगता है। फिर मुझे पता है कि अभिषेक भाई जो हैं उसके ऊपर बड़ा एक बारीक वाला एनालिसिस देंगे।
मुझे उनको भाई जोश आ रखा है। ठीक है साहब, 2 मिनट और बस। अच्छा सर, सबसे पहले बात ये है कि हम सबसे पहले इतने कैपेबल तो है नहीं कि 30 लाख वाली गाड़ी खरीदें। जैसे मुज़फ़्फ़र भाई ने कहा है कि मोबाइल के रेट्स भी जो हैं वो नीचे आ गए हैं जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पर डिमांड ही नहीं है। ऑब्वियसली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसले मसाइल ही हल हो जाएँ तो लग्ज़री आइटम्स तो बहुत दूर की बात है। सर मैं जब 2019 में रिवाहा जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में वो टोक रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 लाख की गाड़ी, मैं ये कह रहा हूं कि आल्टो भी 30 लाख की आप खरीद रहे हैं। यानी हाँ जी, 3 लाख रुपए की चीज अगर 30 लाख में खरीद रहे हैं तो वो भी एक उल्टी चीज है। सर यही तो बात है कि वो लग्ज़री आइटम में आ जाता है ना ऑल्टो, हमारे लिए वो लग्ज़री आइटम है। हम उसको लग्ज़री आइटम समझते हैं, हम तो गनीमत समझते हैं कि भई हमें लग्ज़री आइटम में ऑल्टो जो है वो मिल जाए और वो भी 30 लाख तक पहुँचेगी तो फिर उसका आपके सामने ही है सारे मामलात। तो गाड़ियाँ खरीदना तो हमारे बस की बात तो अब रही नहीं है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात ही पूरी हो जाए तो वो बड़ी बात है आज की डेट में। और सर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, अपनी ही एक एग्ज़ाम्पल देकर, ऑब्वियसली मैं एक यंग यूथ हूँ यहाँ पर, जो मैंने फेस किया वो मैं आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरे फादर के डायलिसिस होते हैं। अब मैं आपको, जब स्टार्ट हुए थे ना सर, अप्रॉक्सिमेटली हॉस्पिटल का बिल बना था, यानी कि जो उनका फिस्टुला बाजू में डला और जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको मतलब 1 महीना हॉस्पिटलाइज़ रखा था। तो उनका जो बिल बना था ना 1 महीने का, वो 7 से 8 लाख रुपए बना था, सिर्फ़ हॉस्पिटल का बिल। तो वो बड़ी मुश्किल से, जितनी मैंने मतलब हम लोगों ने घर में सेविंग्स की हुई थी, उसको कर करा के हम लोगों ने वो पे किया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने ये डायलिसिस वाले सिस्टम पे। डायलिसिस हफ्ते में पहले 2-2 शुरू हुए। अब जो सर्कमस्टांसेस है, और एक डायलिसिस 8 से 10,000 में होता है सर। अब जो सर्कमस्टांसेस है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन डायलिसिस किया जाता है और इमरजेंसी रात को भी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। यानी कि ऑन द स्पॉट आपके पास 7 से 10,000 रुपया होगा तो आप जाकर जो है वो काम कर सकते हो या डायलिसिस करवा सकते हो, जो इतनी बुरी तबीयत कंडीशन होती है। ये एक मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, गाड़ियों का तो बहुत दूर की बात आ गई है। ये हमारी यानी कि सराउंडिंग में है। सर हम यूट्यूब का काम करते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत चलें हम अपने बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हर कोई यहाँ पर यूट्यूब का काम नहीं करता। हम हॉस्पिटल जाएँगे, मतलब मेरे फादर के अलावा और भी बहुत से गरीब तबका जो है वो डायलिसिस करवाने के लिए आया होता है, वो किस तरह मैनेज कर रहा होगा? यानी कि यहाँ पर मेडिकल इतना महँगा है, जो मतलब हम चीज़ खरीद भी नहीं सकते हैं। यानी कि आपने गाड़ियों की बात की है, तो गाड़ियाँ तो दूर की बात है सर, अभी तो हमें अपनी ज़िंदगी बचाने के लाले पड़े हुए हैं, रोटी पेट पालने के लाले पड़े हुए हैं, तो हम लग्ज़री आइटम्स कहाँ खरीदेंगे सर? आसाइशें तो वहाँ पर अच्छी लगेंगी ना जब पेट भरा होगा, जब पेट ही नहीं भरा होगा तो हम लोग ये आसाइशें खरीद कर क्या करेंगे? तो सर आपने मुज़फ़्फ़र भाई ने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में भी बताया कि उनके घर का बिल जो आया, सर लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि 1 महीने का बिल 50-50 हज़ार पर पर्सन, यानी कि जो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है उनको आ रहा है। 50 84,000। एग्ज़ैक्टली। तो सर आपके सामने है, अभी वो भी हम लोग लाइट्स ऑफ करके, मतलब एक ही रूम में बैठकर, अब मैं यहाँ पर बात करूँगी, हम घर में 4 लोग हैं, हमारा ये कमरा बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे पंजाब में जो सारे हैं ना, सारे एक ही कमरे में सोते हैं। तो हम सारे बिजली बचाने के लिए एक कमरे में सोते हैं कि बिजली बचेगी, हम लोगों के काम आएगा कल को। तो सर ये एक छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आप देख लें कि अब मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही। पहले राशन आता था सर 10,000 का, और अब मैं आपको बताऊँ अप्रॉक्सिमेटली 45,000 का राशन आता है, महीने का। महीने का सर, महीने का। मतलब अब हम अपनी रोज़मर्रा की आटा, दाल, चावल, रोटी पूरी करें या फिर हम लग्ज़री आइटम्स की तरफ जाएँ। अगर हम बात काम कर रहे हैं। हम जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं हरिमोहन सर, हम जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिंदा कैसे रहें। आप कह रहे हैं कि आप गाड़ियां क्यों नहीं खरीदते? भाई गाड़ी हम कहां से खरीदेंगे? हम तो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से बच जाएं, सरवाइव कर जाएं। जनाब, ये ऑब्जेक्टिव हमारा आज का ये था कि डिस्कस करना है कि इशू क्या है, कहाँ रह गए। अब ये अभिषेक भाई ही बता पाएंगे। अभिषेक जी, अब आप मुझे बताइए कि साहब ये एक हताशा, एक निराशा, एक सर्वाइवल का क्वेश्चन जब आ जाए किसी भी कंट्री के ऊपर और बहुत बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर, तो आप सोच के देखिए, ये तो गाड़ी तो फिर मेरे ख्याल से मजाक लग रही है। और इनको अब सोच कर देखिए, एक जरा सी बात, हमने फिगर्स बताई, गाड़ी गाड़ी मींस वहां हमने जितने पर्सनल व्हीकल्स खरीदे। मैं यही तो आज के वीडियो का एक ऑब्जेक्टिव था कि कहां ये कमी रह गई, क्योंकि लेसन्स तो हमारे को भी लेने हैं कि कहीं हम ऐसी कोई गलती ना कर दे। अच्छा, पहले मुजफ्फर भाई बोलना चाहते हैं? जी जी भाई। अभिषेक भाई से बात करने से पहले मैं बता दूं आपको
कि मेरे पास मैंने एक गाड़ी खरीदी थी बड़े मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से, बड़े पैसे जोड़ के, एक सेकंड हैंड गाड़ी थी। तो वो गाड़ी चोरी हो गई। अभिषेक भाई को भी पता है, रिबाहा भी जानती है इस मामले को। अब जो एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड है पाकिस्तान के अंदर, वो उन्होंने हमें बुलाया पिछले कुछ दिनों पहले कि आपकी गाड़ी जो है, हमें हमने ट्रेस आउट कर ली कि गाड़ी आपकी कहाँ पर है। मैंने पूछा जी कहाँ पर है? कहते जी वो आजाद कश्मीर के अंदर गाड़ी मौजूद है। मैंने कहा जाकर ले आए। कहते जी वो आप हमें पहले ना 3-4 लाख रुपया दें, हमने वहां पर रेड करना है और फिर आपको जो गाड़ी वो मिल जाएगी। तो मैं परेशान हो गया कि पहले इतना नुकसान हो गया, मैं अब 3-4 लाख रुपए इनको कहाँ से दूं। तो मैंने उनसे गुजारिश की भाई आप गाड़ी ले आए, जिस दिन आप गाड़ी हमारे हैंड ओवर करेंगे हम आपको पैसे पकड़ा देंगे, जितने भी आप बोलेंगे पैसे। तो अब वो उनके चक्कर लग रहे हैं, वो जी बोलते हैं कि जी हम जाते हैं जी कश्मीर में जाते हैं, जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको पहले से पता चल जाता है, चोर को पता चल जाता है पहले से कि पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है, तो वो गाड़ी लेके कहीं गायब हो जाता है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल मैं बता रहा हूँ कि जो गाड़ी हमारे पास थी वो भी चली गई, और पुलिस वाले ये अब गाड़ी वापस लाने का 3-4 लाख रुपए मांग रहे हैं, और ऊपर से इस तरह की ड्रामेबाजी हो रही है। ये हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये आप देख ले के अब हम क्या मुजफ्फर करें। भाई अब हम क्या करें? अब मुजफ्फर भाई कहीं ऐसा तो नहीं वो 4 लाख रुपए भी आपके जाते और गाड़ी फिर चली जाती? ये ऐसे भी हुआ है, ऐसे कई लोग हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे एक बादशाह खान नामी बंदा है, जो पिशावर के अंदर मौजूद है, मैं आपको बताऊं। और जितनी पाकिस्तान के अंदर से गाड़ियां चोरी होती हैं, वो गाड़ी चोरी करने वाला गाड़ी वहां पर पहुंचाता है, और वो थाने के अंदर से वो जिसकी गाड़ी चोरी होती है, FIR नंबर में से वो मालिकान का नंबर लेकर वो बादशाह खान को पहुंचता है, और बादशाह खान की कॉल आती है उस बंदे को कि भाई गाड़ी तुम्हारी मेरे पास है, इतने लाख रुपए आप ले आओ और गाड़ी ले जाओ यहाँ से। ये पुलिस को भी पता है, मुझे खुद पुलिस वालों ने बोला था कि अगर बादशाह खां की आपको कॉल आए तो हमें ना बताइएगा, आप जाके गाड़ी वहां से उससे ले लीजिएगा। ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर ऐसे चलता है काम। गाड़ी की किडनैपिंग? जी। ये तो गाड़ी की किडनैपिंग हो गई। जी सर। अभिषेक जी, अब आप इन सारी चीजों का एक बार जवाब दे दीजिए बढ़िया सा, कि भाई बढ़िया हो तो खैर आप देंगे ही देंगे, मैं बस ये पूछना चाहता हूं रूट कॉज कहां है और क्या ये डिमोरलाइजेशन दिखाई दे रहा है सर? रूट कॉज की कोई बात नहीं है। इन्होंने तो जब पाकिस्तान बनाया तो अच्छी खासी फ्लरिशिंग इकोनॉमी को तबाह करके पाकिस्तान बनाया ना। पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिक्स क्या होता है? 2-3 तरह के इकोनॉमिक्स मॉडल हैं दुनिया में। एक है फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट, दूसरा है स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिस्ट मार्केट। यही 2-3 मॉडल हैं। पाकिस्तान के पास कौन सी मॉडल लेनी है इकोनॉमिक्स की, मुजफ्फर भाई और रिबाहा जी, ये तो आप लोग को डिसाइड करना है। आपके गवर्नमेंट को कि लोगों को तुम काम नहीं करने दोगे, कौन सा बिजनेस करना है कौन सा बिजनेस नहीं करना है, इसके लिए पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लो, फिर किसी बादशाह खान से लाइसेंस लो, फिर आलिम उलेमा का आशीर्वाद लो, फिर कारी साहब की तिथि तारीख पूछ करके तब काम शुरू करो। तो आदमी को ये पता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो तो आलू प्याज बेच के जिंदगी काट लो 60-70 साल। अब उसमें आदमी इतना ज्यादा एक पैसे बनाने को लेके या नई कुछ सोचने को लेकर के वो उतना एक्साइटेड नहीं रहता। ये सब गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस है ना। जैसे हमारे यहाँ स्मॉल वो शुरू किया गया स्टार्टअप को शुरू किया गया, तो गवर्नमेंट ने पहले ये माइंडसेट बनवाया, हमारे यहाँ भी ये माइंडसेट था कि सरकारी नौकरी करो भैया, कुछ करो ना करो सरकारी नौकरी करो, और सरकारी नौकरी में एक बार घुस जाओ तो फिर काम के अलावा सब करो। जैसे हमारे यहाँ थे, ये कहते थे कि भाई नौकरी, सरकारी नौकरी ये कहता था कि भाई हम ऑफिस आने के तो सरकार से सैलरी लेते हैं, अगर तुम्हें काम भी करवाना है तो ऊपर से कुछ दो भाई, क्योंकि वो तो हम आ गए यहाँ पे, ये तो सरकार इसकी दे रही है, अब काम भी करवाओगे हमसे तुम। तो जो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ बादशाह खान कम से कम इलेक्शन नहीं लड़ा थे। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बिहार में ऐसा होता था कि लोग किडनैप होते थे, मुख्यमंत्री आवाज से फोन जाता था कि भाई तुम्हारे वाले यहाँ आए, आके ले जाओ, पैसा दे जाओ। आप समझ रहे हैं? वो जो आपके यहाँ होता है वो सब हमारे यहाँ होता है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है हमारे आप में। लेकिन जब 1991 में हमने ये देखा कि बाहर से इंपोर्टेड की हुई इकोनॉमिक पॉलिसी ने हमें बर्बाद कर दिया,
ये सोशलिज्म ने हमें बर्बाद कर दिया। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट $1 बिलियन भी नहीं था, हम पहुंच गए थे IMF के पास बेल आउट पैकेज लेने, देश का सोना गिरवी रख के आए थे स्विट्जरलैंड में। ये हमारे साथ की कहानी है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि वो पॉलिसी गलत थी। गवर्नमेंट ये नहीं कर रही पॉलिसी ठीक है, इसी पे आगे चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, एक बार नहीं 16 बार जाओ IMF के सामने, मगर पॉलिसी चेंज साला मत करो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, गलत हो गई, गलती हो गई हमसे। जो हमने ये 1947 के बाद ये जो 5 इयर्स इकोनॉमिक पॉलिसी और रशिया से बोरो करके अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, दैट इज नॉट गिविंग अस द ड्यू रिजल्ट। और ये हाईली कंट्रोल्ड जो माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का, कि जो बिजनेस करने वाला है उसकी वो पेचिस लगा देंगे, वो उसको बताएंगे कि तुम्हें कैसे धंधा करना है, क्या नहीं करना है, तो वो माइंडसेट जाना पड़ेगा। अब दुनिया ईज ऑफ बिजनेस डूइंग पे बात करती है। अब क्या है कि गवर्नमेंट कहती है आप बिजनेस करने वाले हैं, आप माई बाप है, क्योंकि नौकरी आप क्रिएट करोगे, पैसे आप कमाओगे, टैक्स आप दोगे, रेवेन्यू आप क्रिएट करोगे, तो माई बाप आप है। और सोशलिस्ट मॉडल में क्या होता है कि गवर्नमेंट माई बाप है, आपको बिजनेस करना है तो बोले साहब हम बिजनेस कर लें, ये चीज का कर लें, ये चीज का कर लें। वैसी सोसाइटियों में गूगल नहीं बनते, वैसी सोसाइटियों में माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनते। तो आप लोगों को छोड़ दें, गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम गवर्नेंस पे आ जाए, वो लोगों को छोड़ दें खुला। लोगों से ये मत लेके कि कौन जो है वो अपने देश के साथ या अपनी आइडियोलॉजी के साथ लॉयल है कि नहीं है। इकोनॉमिक्स का सिंपल डेफिनेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, और फाइनेंस का मतलब होता है अलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं। आपके यहाँ के जो प्रिंसिपल है, मैंने पता किया कि लाइफ इंश्योरेंस आपके यहाँ नहीं होती, हेल्थ इंश्योरेंस आपके यहाँ नहीं होती, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो प्रमोट नहीं किया जाता, उसमें सो कॉल्ड सूद आ जाएगा। तो आपको यदि इस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए तो आपको सऊदी अरेबिया जैसा लकी होना पड़ेगा कि आपके पास तेल के भंडार निकल आए, कतर के जैसा लकी होना पड़ेगा कि आपके तशरीफ के नीचे से गैस का वो भंडार निकल आए, कतर का अमीर बैठे बैठे अमीर बन जाए, वरना बिजनेस तो उनको भी नहीं पता क्या होता है। पर आपकी जो है तशरीफ के नीचे से सिवाय कीले निकल रही हैं, गैस एक न निकल रही, न पेट्रोल। आप समझ रहे हैं? सो दिक्कत ये है कि पॉलिसी को रिविजिट नहीं कर रहे हैं आप, बाकी सब चीज को रिविजिट कर रहे हैं। भाई इकोनॉमिक्स कौन करेगा? कौन फैक्ट्रियां लगाएगा? लोग लगाएंगे, मुजफ्फर भाई लगाएंगे, रिबाहा लगाएंगे। अब मुजफ्फर भाई को बिजनेस भी करवाओ और जा करके नमस्ते और दुआ सलाम भी करवाओ, ये तो नहीं होगा कि वो बिजनेस भी करे और पुलिस वाले के जाके साहब साहब भी करे, ये तो नहीं होगा। पुलिस वाले की तनख्वाह मुजफ्फर भाई बिजनेस करेंगे तो उससे आएगी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने कहा बच्चों से कि क्या नौकरी नौकरी मांगते रहते हो, जब देखो तुम्हें नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो। भट्टा बैठा दिया उन सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस का। आपके यहाँ पे PIA थी तो हमने भी कोई इंडियन एयरलाइंस को जो है या एयर इंडिया को कोई एकदम वर्जिन एयरलाइन नहीं बना दिया था, हमने भी इंडियन एयरलाइन का बेड़ा गर्क ही कर दिया था। इतना बेड़ा गर्क कर दिया था कि उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। अंत में हमने टाटा से उसी को टाटा का लिया था, उसको नेशनलाइज कर दिया था, वापस टाटा को दे दिया कि भैया हमने बेड़ा गर्क कर दिया है तुम्हारी बिजनेस का, भैया तुम चला लो। हैं वो तो टाटा जैसे बेचारे शरीफ पारसी लोग हैं, उन्होंने कहा ठीक है लाइए हम चला के दिखाते हैं आपको। और उन्होंने अभी और जो है हवाई जहाज का ऑर्डर दिया, आपको पता होगा, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट हवाई जहाज का ऑर्डर टाटा ने प्लेस किया है। तो बिजनेस करना, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, कहीं भी, वो एक माइंडसेट का खेल है। हमारे यहाँ स्टार्टअप में आज की डेट में क्या है ना कि लोग नौकरी करने को बुरा समझते हैं। हर आदमी के अंदर 35 साल के बाद एक कीड़ा काटता है, उसका नाम है स्टार्टअप कीड़ा। हर कोई सोच रहा है कि कैसे क्या करें, ये वाला बिजनेस करें, वो वाला बिजनेस करें, नौकरी कैसे डिजाइन करें। अब आप हरि भाई को देख लीजिए, अपने दम पे ताल ठोक के वो पढ़ा रहे हैं और इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और एक वेल रेप्यूटेड प्रोफेसर है, टीचर है, एजुकेटर है, और अपने दम पे पैसा कमा रहे हैं। आप लोग भी यही काम कर रहे हैं, हम सब लोग भी यही काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि लोगों को छोड़ दें, आपको वो पाकिस्तान को स्वर्ग बना के दिखा देंगे। लोगों को छोड़ दें।
आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और आप उनकी सुविधा का ध्यान रखें, सड़क, पानी, बिजली और उनके पुलिस की व्यवस्था, ये बस 4-5 चीज देख लीजिए आपको। मैं और उनको बाकी है मत बोलिए तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप छोड़ के देखिए। वो आपको बिजनेस को, आपको पता है अमेरिका का 5th रिचेस्ट जो पॉपुलेशन है, रिचेस्ट पॉपुलेशन, वो पाकिस्तानी है। अगर फर्स्ट इंडियन है तो 5th पे पाकिस्तानी है। पॉइंट ये है कि आपने लोगों को उनको छोड़ा नहीं फ्री, आपने लोगों को जो है वो उनकी दिमागों पे ताले मार दिए। और आप ये भी कह रहे हो कि दिमाग पे ताला जो मारा हुआ है ये खास बात है, ये तुम्हारी वो है। दिस इज व्हाट मेक्स यू पाकिस्तान। क्या पाकिस्तानी बनाता है? दिमागों पे ताले। अच्छा, ये भी सही रहता, दिमागों पे ताले मारने को पाकिस्तानी बनाया था, इससे भी हम कुछ रहते। अब उसके बाद न्यूक्लियर वेपन ले लिया है कि अगर कोई इस दिमाग के ताले को खोलने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियर वेपन मार देंगे। ये ताले की चाबी हमको मत देना कभी। इस ताले को हमने 24 करोड़ लोगों में बड़ी मुश्किल से लगाया है। अब अगर लोग अपनी चाबी खोलने की कोशिश करेंगे तो हम न्यूक्लियर वेपन मारेंगे। बांग्लादेश के लोगों ने अपने दिमाग पे चाबी लगाई, खोला, उन्होंने कहा भैया जान छुड़ाओ इनसे, और वो तरक्की कर रहे हैं। गामजन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये उर्दू का वर्ड गामजन, तो वो तरक्की की राह पे गामजन है। और आप भी तरक्की की राह पे गामजन हो जाएंगे अगर आपने अपने दिमागों का सही उपयोग किया। यूथ को छोड़ दीजिए, बहुत काबिल यूथ है। कोई भी यूथ जो है वो पाकिस्तानी होने से बुरी नहीं हो जाती और भारतीय होने से अच्छी नहीं हो जाती। यूथ या मानव वो हर जगह का काबिल होता है, समाज उसको काबिल बनाने वाला होना चाहिए। यदि समाज यूथ को डिस्ट्रॉय करेगा तो फिर वो वैसे ही यूथ बनेगा। यदि समाज उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स बनाएगा, ह्यूमन कैपिटल बनाएगा, तो वैसा हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल बनाया। हमारे यहाँ कहा जाओ साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो। माँ बाप ने ये नहीं कहा कि कितनी जगह तुम कितनी बार मंदिर जा रहे हो। पैसा बेच करके घर पे बच्चों को पढ़ाना ये जिम्मेदारी है। वो यही वो फर्क जा है ना रहा भाई, है, वो यही फर्क है जो आप बता रहे हैं। वो भगवान क्या जा रहा है नहीं जा रहा है उनसे उनका कोई मतलब नहीं। पढ़ाई लेकिन करनी है। जी 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 जी। यहाँ पर अभिषेक थोड़ी जी सी वैसे मैं थोड़ी सी मैं हाँ बात अभिषेक सर की आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जो ये कह रहे हैं कि दिमागों में ताले लगे हैं, ये ताले अभी भी लगे हुए हैं। आप यूथ की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तानी यूथ वो बेहतर है या वो तरक्की कर सकती, तो मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपसे मैं कहूंगा कि आप इंडियन यूथ और पाकिस्तानी यूथ में बहुत फर्क है। पाकिस्तानी यूथ के दिमागों पर ताले भी उनके भी लगे हुए हैं और वो भी खोलना नहीं चाहते। उनको अगर हम भी खोलने की कोशिश करते हैं, हम भी उनको कुछ चीज बताने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं इन तालों को ना छेड़ो, ये ताले जो है इनको जंग लग चुका है और ये इतनी चाबियां भी हमारे पास नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर कोई हम बात आपकी नहीं सुनने वाले। तो जी जी अभिषेक भाई। देखिए मुजफ्फर भाई, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। एक किताब है मोरालिटी ऑफ लॉ बाय फुलर, लोन एल फुलर। तो उसमें बताता है वो मोरालिटी 2 तरीके की होती है। एक होती है मोरालिटी ऑफ ड्यूटी और दूसरी होती है मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन। मोरालिटी ऑफ ड्यूटी का ही खेल है। जब बच्चा पैदा हुआ तो आप वो कह रहे, जो मैं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का यूथ बेहतर है या इंडिया का यूथ बेहतर है। मैं किसी को बेहतर नहीं कह रहा, मैं कह सब एक समान होते हैं। काबिलियत कहीं भी जन्म ले सकती है। जब वो 0 से 16 साल का, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव पीरियड, वो यूथ नहीं है। वो यूथ बनता है बचपने से एडोलेसेंट को क्रॉस करके। उस समय जो आप सिखा रहे हो, उसके स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में, मकानों में, उसके मोहल्ले में, टीवी में, वो उसका फॉर्मेटिव पीरियड है। ये नहीं कहो कि यूथ हो गया, वो कह रहा है कि भाई जब उसका बन चुका है। मेरे पापा कहते थे कि जब बांस कच्चा होता है तो आप उसको मोड़ करके जो शेप दे दो, धनुष बना लो, उसकी टोकरी बना लो, उसका जो बना लो, लेकिन वही बांस जब पक जाता है तो उसको मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो जब वो बांस कच्चा होता है 0 से 16 ईयर्स में, या ऐसे कर ले 4 से 16 साल में, वो यूथ नहीं होता। वो यूथ बनने की राह पे गामजन होता है। तो जब वो यूथ बनने की राह पे गामजन है, आप क्या पढ़ा रहे हो स्कूलों में, आप देख लो जरा जाके।
तो जब वो यूथ बना, अब वो 100 में से ऐसे 5 एक्सेप्शनल लोगों में होगा, आपके जैसे, रिबा के जैसे और लोगों के जैसे, जो उसको अनलर्न करने की कैपेसिटी रखता है। बाकियों की इतनी कैपेसिटी नहीं है उनको, तो जिसको कहते हैं मोरालिटी ऑफ ड्यूटी। मोरालिटी ऑफ ड्यूटी में स्टेट का काम होता है स्कूल के थ्रू, समाज के थ्रू आपको ये बताना कि आप कौन हैं और आपकी आइडेंटिटी क्या है और आपको क्या सही समझना है, क्या गलत समझना है। मोरालिटी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ गुड। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, स्कूल में आप सिखा चुके होते हो उसको। फिर वो जब स्कूल के बाहर आता है तो 100 में से 5 लोग तो हैरान होते हैं कि यार हमने पढ़ा, कुछ निकल गया, कुछ वो सीख जाते हैं। बाकी 100 में 95 कहते हैं ये गलत है। तो अब आप उस यूथ की गलती मत दीजिए। यूथ बनाने की एक प्रक्रिया होती है, पेड़ लगा के उसको काटना, उसमें खाद डालना। ये जब पेड़ बन जाए बोले पेड़ की गलती है यार, तो अपने से सीख ही नहीं रहा। जब वो पेड़ बन रहा था, अपने सही खाद डाला उसमें, तो उस यूथ की गलती मैं कतई नहीं देता। आप भी तो एक यूथ है, रिबाहा जी भी यूथ है, हालांकि इनके मुंह में अभी दूध के टूथ है, लेकिन यूथ तो हैं। आप समझ रहे हैं पॉइंट मेरे कहने का। हम लोग के कंपैरिजन में अगर हम लोग अपने आप को यूथ कहें दिल्ली तसल्ली के लिए, हालांकि चिता के ऊपर एक टंगड़ी तो हम रख चुके हैं दूसरी की बारी है, लेकिन पॉइंट यह है कि बच्चों में आपने इकोनॉमिक कैपेबिलिटी डाली ही नहीं, उसको एनालिटिकल बनाया ही नहीं। इकोनॉमिक्स इज दी एबिलिटी। जो आज की इकोनॉमिक्स गूगल वाली है, ड्राइवरलेस कारों वाली है, वो अभी भी फंसा हुआ है कि हम जो है वो घोड़े पे और उस पे ही चलेंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट में है, वो इन चीजों को बुरा समझ रहा है। जिसको आप इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स आज की डेट में एआई है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो उसको कह रहे हैं बुरा है ये। ऐसे ही तो जिसको आप इकोनॉमिक्स किस चीज का नाम? इकोनॉमिक्स का मतलब है एबिलिटी टू मेक वेल्थ। और एबिलिटी टू मेक वेल्थ कैसे बनेगा? आप यही टेक्नोलॉजी, जैसे हम और हरिभाई हैं और रिबाहा हैं और आप हैं, हम लोग इसी के थ्रू वेल्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मान लीजिए हरिभाई $10,000 महीना कमा रहे हैं, मुजफ्फर भाई $4,000 कमा रहे हैं, रिबाहा जी $3,000 कमा रही हैं, हम $20 महीना कमा रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि भाई हम लोग इसका उपयोग ही तो कर रहे हैं ना। यही हमारी वेल्थ बन रही है, कंटेंट का वेल्थ है हमारा। जो वेल्थ है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटेंट क्रिएशन है ना भाई। आपने उस यूथ को कहा कि ये नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? परचून की दुकान खोल देना, तांबुल और पान की दुकान लगा के बैठ जाना, और ये क्या नाम है, गोटे वाले और इसके वाले सलवार से बीच बैठना, ये इकोनॉमिक्स। ये बिजनेस का फॉर्म गया 3,04,486 साल पहले। आप क्या अभी भी वो पढ़ा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म, कि कम तोलने वाले का हाथ काट रहा है। अरे भाई तोलने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया यार। अब लोग उसमें फोन पे ऑर्डर कर रहे हैं कि भेज दो। मैं तो मार्केट ही नहीं जाता, मैं तो वो क्या था, मैं स्विगी पे ऑर्डर देता हूँ कि 1 किलो चावल, 5 किलो चावल, ये वो। और वो सबका ना फिक्स है वेट। अब किसका हाथ काटोगे? लेकिन आपको पूरा वेट मिल जाता होगा, आपको वजन पूरा मिलता होगा। हमारे आज भी मैं बताऊं, आज भी मैं फैसलाबाद की बात अगर करूं, आप यहाँ पर चले जाएं, जितने भी गोश्त बेचने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर सब्जी बेचने वाले हैं, जितने भी फ्रूट बेचने वाले हैं, वो कम तोलते हैं। आप 1 kg कोई चीज लेंगे, वो आपको 900 ग्राम देंगे। आप नहीं, चीज हमारे यहाँ भी है मुजफ्फर भाई, हमारे यहाँ भी है। डंडी हमको ही मारता है यार। मगर अब मैं क्या कह रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डंडी का काम खत्म कर दिया। अब क्या है कि कॉर्पोरेट्स आ गई। जैसे अब आपने कहा ना, जैसे आप एक कंज्यूमर हो, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने कहा भाई मुजफ्फर भाई की क्या शिकायत है कि डंडी मार दी जाती है। अब इनको पता नहीं है कि कैसे तोलें, या तो आप घर पे बांट रखो। तो मैंने आपको कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे ऑर्डर दो, मैं आपको 1-1 किलो, 1 ग्राम तक सही पहुंचाऊंगा। ये बिजनेस है, सोल्यूशन है बिजनेस का। सही। तो मैं क्या कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी की यूज से अब आप चोरी को बंद कर सकते हो। 1 लीटर के दूध का पैकेट उसमें डालो, 1 लीटर ही आएगा, नहीं तो वो भरेगा नहीं, तो दूध का पैकेट भेज दो। 5 किलो के चावल का पैकेज आ रहा है, आपको चावल का पैकेज ही खरीदना, वरना ये इंसानी फितरत है डंडी मारना। अरे हमारे यहाँ प्रोफेसर टीचर भी डंडी मारते हैं। क्लास में गए, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, बच्चों से कहा यार देख लेना जरा, चलो यार, या बैठ करके फिल्मी बातें कर दी। कई टीचर ऐसे हैं जो कर देते हैं। डंडी हर कोई मारता है। डंडी मारना सिर्फ वजन में नहीं होता, हर कोई अपने काम को जब ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो वो डंडी ही मार रहा होता है। तो पॉइंट है कि ये ह्यूमन फितरत है। लेकिन आपने इकोनॉमिक्स को वेल्थ बनाने का जो मैं जरिया बता रहा था,
कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपने इसको सीपेज कर दिया। पर वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस का सोल्यूशन है। आज की डेट का बिजनेस जो है मुजफ्फर भाई, वो गूगल है। गूगल क्या करता है? वो नेट पे से डेटा लेकर, आप डेटा डालते हो, कोई डेटा उसको पता हो, खाली सर्च करके दे देता था। आज गूगल इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है, कोई आइडिया का, दिस इज द वेल्थ ऑफ आइडिया। डू यू हैव एन आइडिया दैट कैन मेक मनी, दैट कैन जनरेट मनी? अगर आप अभी भी बच्चों को अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म और हाथ काट लेने की कहानियां सुना रहे हो, तो वो गूगल की बात करेगा। वो आप उसको पढ़ाओ कि ये, आप उसको अगर ये बताओगे कि अमेरिका जो है फहाशी की जगह है, वहां की लड़कियां जो है वो कपड़े कम पहन रही हैं और यही उसकी सोसाइटी की बुराई है, तो वो गूगल से प्यार करेगा। बिजनेस इज एन आइडिया विच मीन्स फ्रीडम। बिजनेस इज नॉट, सॉरी, इकोनॉमिक्स एज एन आइडिया मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम टू क्रिएट। इकोनॉमिक्स इज क्रिएटिविटी, economics is liberty, economics is the concept of application of human mind to the available natural and non-natural resources. सरकारें या भगवान इकोनॉमिक्स नहीं करवा सकते, वो तो इंसान ही करेगा। और कम तोलने वाली कहानियां चली गई। अब जो आ रहा है, अब आज का इकोनॉमिक्स है आज का इकोनॉमिक्स क्या है? टेस्ला, सॉरी। आज का इकोनॉमिक्स क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई आने वाले समय में ह्यूमन लेबर की वैल्यू खत्म हो गई, सब ऑटोमेशन में हो रखा है। तो सर हमें इन चीजों से क्या लेना देना? हमें इन चीजों से क्या, पाकिस्तान को इन चीजों से क्या लेना देना? पाकिस्तान तो आज भी वो पुरानी चीजों पे खड़ा है। जो आप देखें कि आप इंडिया, आप अपनी मिसाल देख लें कि आज से 15-20 साल पहले या 30 साल पहले इंडिया कहां पर था। हम आज भी वहीं पर हैं। हमारा सारा निजाम, हमारा सारा सिस्टम वहीं पर चल रहा है। हमें टेस्ला से नहीं है, हमें एआई से कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर, मैं साइंस सेंटर, आपको मैं कल ही वीडियो बनाकर दिखाता हूं, जो पाकिस्तान का फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, वहां के साइंस सेंटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर एक खिलौना रखा गया है। एक रोबोट, छोटा सा 20 रुपए वाला खिलौना रखा गया है और उससे समझाते हैं कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हम तो बहुत पीछे हैं। हमें ये बातें आपकी जो है वो हमारे जो देखने वाले उनको समझ ही नहीं आ रही होंगी कि अभिषेक भाई किस तरक्की की बात कर रहे हैं, किस कहां पर आप बात कर रहे हैं। ये हम बहुत पीछे हैं भाई। क्या मेरी बातें उनको तरक्की की ओर गामजद नहीं लग रही हैं? हाँ, ये लग जरूर रही हैं। रिबाहा जी आप बोलिए, उसके बाद मैं। यार एंकर बनना बड़ा बोरिंग काम है यार, तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे। सर मुझे ना अभिषेक सर के ना गामजन पे बड़ी हंसी आ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे टॉन्ट नहीं होता, दिल पे लग रहा है तरक्की की राहों में गामजन है। और मुझे ऐसा लगता है कि मौजूद आमजन है। ये सुन लीजिए, पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन है और उन राहों पे नहीं मौजूद आमजन है। आप समझ रही हैं? सही कह रहे हैं सर, आमजन तो बिल्कुल नहीं है लेकिन तरक्की की राह पर आमजन जरूर है। यार एंकर बनना सारा सबसे बोरिंग काम है भाई साहब, सही बता रहा हूँ। सारे बोले जा रहे, मैं सुने जा रहा हूँ। भाई मैंने भी कुछ बोलना था। जी सर, हम सुनने के लिए तैयार। विवाह जी बड़ी कूल एंकर हैं, ये आपको बोलने देंगी जब तक आपके मुंह से झाग ना आ जाए। आप बोलती रहिए। आपको विवाह जी को बोलना पड़ता है, विवाह जी दूसरा कुछ पूछे भगवान के लिए। विवाह जी कहती है अच्छा सर, अगर आपको कभी बोलने का दिल करे तो बस आपने एक मैसेज करना, मैं समझ रही हूं। मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अच्छा इनके मन में चलो, तू बोल ले विशाल। दरअसल मेरा इसमें ओपिनियन ये था, देखिए एक्चुअली अभी अभिषेक भाई ने बताया, मुजफ्फर भाई ने बताया, कहा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अभिषेक भाई ने बताया वेयर इज द प्रॉब्लम। मैं बताता हूं कि असलियत में स्टार्ट कहां से हुई। भाई हिस्ट्री के मास्टर का कुछ तो फायदा होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब हिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट मैंने एक देखा, जब हम पूरे के पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को उठा के देख रहे थे, ये मतलब पढ़ाते हैं पढ़ते हैं,
तो जिस टाइम पर इंडिया में सोशलिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर डिस्कस हो रहा था, तो मेरा यह मानना है सोशलिज्म इज नथिंग बट एन आइडियोलॉजी, एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, अच्छी है बुरी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभिषेक भाई ठीक कीजिएगा अगर मैं इस मामले में थोड़ा गलत हूं तो, कि कुछ भी है वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि हिंदुस्तान जब आजाद होगा तो हिंदुस्तान का इकोनॉमी कैसी होगी, इंडिया की सोसाइटी कैसी होगी, उसमें कौन से रिफॉर्म्स चाहिए, उसमें कौन से चेंजेस चाहिए। ये कांग्रेस, ना सिर्फ कांग्रेस, जो दूसरी पार्टीज थी, जो दूसरे सोशल ग्रुप्स थे, वो सब डिस्कस कर रहे थे। आप सोचकर देखिए, भगत सिंह सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, भगत सिंह कम्युनिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट करने की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे यहां सारी पार्टीज अवेलेबल थी और जो कि इकोनॉमी से लेकर सोशलिज्म से लेकर सब चीजों की बातें कर रही थी। हां, रिलीजन काफी हद तक गायब था। उसका बेनिफिट इंडिया को यह मिला कि इंडिया जहां, अच्छा पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का राग अपलापा और शुरू से आखिरी तक सिर्फ इस्लाम के नाम पर, हिंदू से नफरत के नाम पर सिर्फ एक काम किया, और वो था हमें चाहिए पाकिस्तान। 1937 के बाद तो सिर्फ एक चीज थी, हमें चाहिए पाकिस्तान। कांग्रेस से लेकर बाकी जितनी भी पार्टियां थी वो इकोनॉमी से लेकर सोशलिस्ट सोसाइटी से लेकर सब चीजों के ऊपर डिस्कस कर रही थी। रिलीजन बहुत बाद में आता था। पाकिस्तान ने रिलीजन के ऊपर डिस्कस किया, पाकिस्तान ने मार काट के जिन्ना ने मार काट करवा के पाकिस्तान ले लिया। अब प्रॉब्लम यही है ना साहब, हमारे यहां हमारी फॉरेन पॉलिसी भी 1925 से डेवलप होनी शुरू हो गई थी। हमारे यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो 1885 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई तब से हमारे यहां इकोनॉमी पे डिस्कशन होने शुरू हो गए थे कि कैसी भारत की इकोनॉमी होनी चाहिए या आगे इकोनॉमी कैसे होनी चाहिए। हमारे यहां सोसाइटी के ऊपर डिस्कशंस तो राजा राम मोहन राय के टाइम से शुरू हो गए। ये सब चीजें पाकिस्तान की, और यहीं से आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप हुआ। उसमें बहुत सारी कमियां थी जो अभी भी कंसिस्टेंट प्रोसेस में है। ये सब चीजें पाकिस्तान के बनते टाइम ये सारा बेस गायब था। यहां तक कि गलत ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग 1937 से पहले सिर्फ 4.4% मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती थी। यानी 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मुस्लिम लीग को सिर्फ 4.4% वोट्स मिले हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मुस्लिम लीग का ग्राउंड लेवल कार्डर ही नहीं है। 10 साल के अंदर यही मुस्लिम लीग हवाबाजी करते करते आसमान में पहुंच गई और 75% मुस्लिम वोट ले गए। लेकिन ना तो आइडिया डेवलप हुआ, ना ही कार्डर डेवलप हुआ, ना ही पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, कोई चीज डेवलप नहीं हुई। यानी एक खोखली पार्टी के हाथ में एक देश पकड़ा दिया गया। उसे आपके जो पुराने जो क्या कहते हैं नवाब वगैरह थे उन सब ने कैप्चर कर लिया। और जो डीप लेवल एनालिसिस अभिषेक भाई इस टाइम कर रहे हैं वो इंडिया में इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहां पर ये चीजें 40-40, 50-50 साल से लगातार डिस्कस हो रही थी। ये चीज हम लोग, हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया? हमारे सबसे पहले काम क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म्स। सोच कर देखिए, सही पूरे हुए नहीं हुए वो बाद की बात है, हुए थे और एक बड़ा सेक्शन चेंज हुआ और जितने ये वडेरे, जिसे पाकिस्तान में वडेरे कहते हैं, इन सबको साइड में उठा के रख दिया कि दफा हो जाओ। ये जो रिफॉर्म्स थे ये गायब थे, ये रूल्स थी वो मिल ही नहीं पाई, वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था ही नहीं। अभिषेक भाई मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। भाई जवाहरलाल नेहरू ने कुछ भी किया इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के ऊपर मेहनत करी। जब 1991-92 के अंदर एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर हर चीजों के मामले में इंडिया खड़ा हुआ, चाहे कैसा भी था, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था। जैसे ही 91 में चेंज आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिस्टम वाज रेडी टू ग्रैब दैट। उनको एब्जॉर्ब करने में रेडी था क्योंकि बेस मजबूत था, उसमें और ज्यादा चेंजेस बहुत तेजी से, वो एक अलग मैटर है। पाकिस्तान में गायब था और यही रीजन है आज तक कोई सोच ही नहीं पा रहा उनके साथ हो क्या रहा है। और फिर उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका की गोद में जाके बैठे। अमेरिका ने यहां पर जितने ज्यादा वो मतलब ताले लगवाए धर्म के नाम पर, वो आज तक वैसे के वैसे हैं। और पाकिस्तान को अब आप देख सकते हैं। यस,
आपने बात की एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म आना चाहिए, तो कौन लेके आएगा रिफॉर्म? ये सारे के सारे जितने वडेरे हैं, ये सर असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। असेंबली के अंदर कौन बैठा है? जरदारी बैठा है, जतोई बैठा है, खर बैठा है। जितने बड़े बड़े सारे पाकिस्तान के वडेरे हैं वो असेंबली के अंदर बैठे हैं, और वो पाकिस्तान आए इसी वजह से। और इनके जो बड़े थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इसी वजह से उन्होंने उनका साथ दिया था पाकिस्तान बनाने में, कि उन्हें पता था कि अगर हम भारत के साथ रहे, इंडिया के साथ रहे, तो वहां पर तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म होगा। 15 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन रख ही नहीं सकता। तो इनके पास तो हजारों एकड़ जमीनें हैं, इनके जो अंग्रेजों ने इनको दी थी इनकी खिदमात के जिले में, ये अंग्रेजों के पिट्ठुओं को। तो आज भी इनके पास जाकर देखे, जरदारी के पास हजारों एकड़ जमीन है, जतोई के पास हजारों एकड़ जमीन है, जो पीर पगाड़ा है उसके पास हजारों एकड़ जमीन है, खर के पास हजारों एकड़ जमीन है, बहुत सारे इस तरह के वडेरे हैं उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। तो पाकिस्तान तो बनाया इनके लिए गया था कि इंडिया में इनको इनसे जमीनें वापस ले ली गई, पाकिस्तान में इनको बोला कि भाई जितनी जमीन है आप कब्जा करो, आप इन लोगों के ऊपर हुक्मरानी करो। तो जो पहले अंग्रेज हम पर हुक्मरानी कर रहे थे, अब उनके पिट्ठू हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये आज जो बात कर रहे हैं अभिषेक भाई, मैं बिल्कुल उनके साथ मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं। मैं आपके साथ भी मुत्तफिक हूं। भाई करेगा कौन? मेरी आवाज अगर मैं यहां पर उठाने की कोशिश करता हूं तो मेरी आवाज, मेरा गला यहां पर घोंटने की कोशिश की जाती है, ये इस तरह की बात क्यों करता है? असेंबली में जो जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे के सारे वो बैठे हैं कि वो जिना के जो उनके बाप दादा जो जिना के साथी थे, तो जो वो एक मकसद लेके पाकिस्तान बनाया गया था, उसी मकसद के तहत ये पाकिस्तान आज भी चल रहा है। और मुझे नहीं नजर आ रहा कि आइंदा आने वाले को 10-20 साल के अंदर भी इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, या कुछ आम जो लोग हैं जो आप जैसी सोच कह रहे हैं कि सोच के लोग आगे आएंगे और उस मुल्क के जो इसकी पॉलिटिक्स में आएंगे, या मुल्क के जो कुछ चीजों के अंदर रिफॉर्म होगा, मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं तो बहुत मायूस होता हूं जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, तो मैं खुश होता हूं, लेकिन अपनी तरफ जब मेरा मुंह आ जाता है तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। आप एक जैसे लाइन बात करने वाले नहीं, आप जैसे बात करने वाले नहीं है यहाँ पर। अरे भाई थोड़ा सा मुजफ्फर भाई आज नाराज हो गए हैं मेरे ख्याल से, माफ कीजिएगा। अभिषेक भाई एक सच्चे इमोशन, हाँ इमोशंस हैं, माफ कीजिएगा। अगर हमारा मेरा हर्ट करने का कोई वो नहीं था, इमोशन ठीक है, और ये टॉपिक ही ऐसा है। अभिषेक भाई एक लास्ट, उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क आप दीजिएगा, और अगर आप रिवाहा जी आपको जोड़ना चाहें तो आपके साथ। मैं अब वही वाली बात है ना, मैं एंकर करके बोर हो गया था, आगे से आप इस चैनल पे भी एंकरिंग आप ही कर लिया करो। मैं बता दूं रिवाज जी से झाग निकलवा देना सबके। मैंने जो बात बोली थी उसमें एक चीज कही थी कि मुस्लिम लीग जो 10 साल में धर्म के नाम पर उठी, वो गुब्बारा सा फूल गया। वो जो गुब्बारा सा फूला था वो उसके जमीन तो थी ही नहीं, वो हवा में उड़ रही है। अभी भी फूला हुआ है। पार्टी का एक बेस होता है, ग्राउंड लेवल कार्डर होता है, वो सब गायब है। वो गायब था, इसीलिए वो खोखली पार्टी, खोखले इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पर एक कंट्री खड़ा कर दिया, और उस खोखलेपन को कब्जा कर गए। वहां बढ़ गए आपके वडेरे, जिनके और पावर ही उनके पास थी। या तो एक वो क्या नाम है, एजेंसी, या जो भी आप शब्द यूज करते हो, या फिर ये आपके वडेरे, तीसरा कोई है ही नहीं। और यही बिजनेसमैन है, यही सब चीजें हैं, और इनका सेटलमेंट चलता है, और किसी नए बंदे को आने नहीं देते पॉसिबली। अभिषेक भाई आप, रिवाज जी आप कुछ कहना चाहें तो बताइए, फिर अभिषेक भाई कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे आज का। मैं कुछ कह दूं, रिवाज जी कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे, आज हम सब की तरफ से वोट ऑफ थैंक्स भी वही देंगे। देखिए, जो प्रॉब्लम है कि इस्लाम को भारत के मुसलमान ने उपयोग किया है एंटी हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को हिंदू ना दिखाने के लिए। वो इस्लाम का आज पाकिस्तान में भी उपयोग हो रहा है। इस्लाम नहीं है पाकिस्तान में, दूर दूर तक इस्लाम नहीं है पाकिस्तान में, इस्लाम का ई नहीं है इस पाकिस्तान में, सिवाय इसके कि इस कंट्री का नाम इस्लामिक जमहूरिया रख दिया। इस्लामिक भी रखा है, जमहूरिया भी रखा है, इससे बड़ी मुनाफकत तो मेरे हिसाब से कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, इसीलिए इनसे चिढ़ते हैं अफगानी कि या तो जमहूरिया बन जाओ और या तो इस्लामिक बन जाओ। ये करेंगे हम दोनों बनेंगे। तो ये जमहूरिया इसलिए है क्योंकि ये तो देख, जो हम करेंगे ये वही करेंगे, ये उससे अलग नहीं हो सकते। इस्लामिक इसलिए कि हम तुम्हारे जैसा जमहूरिया नहीं है, ठीक है।
इस्लाम को शुरू से हिंदुस्तान में उपयोग किया गया टू रिमेन एंटी हिंदू और टू डिनाई देयर कल्चर। ठीक, अब यही काम जब इनको मुल्क मिल गया तो इन्होंने आज भी वही किया। इस्लाम को ये उपयोग करते हैं कोई भी अपनी मन मुताबिक बातों को सैंक्शन कराने के लिए। ऐसा नहीं है इनके यहाँ पे लैंड रिफॉर्म नहीं हुए, कोशिश की गई। तो उलमाओं ने कहा कि इस्लाम, चूंकि इंडिया ने लैंड रिफॉर्म कर दिया था तो इनके जो उलेमा और हजरात थे, लर्नेड पर्सन्स थे, उन्होंने कहा इंडिया ने क्या लैंड रिफॉर्म किया है? अच्छा, उन्होंने कहा शरिया में तो जितना रख लो, खत्म। भाई लैंड रिफॉर्म क्या है कि सीलिंग ऑन दी होल्डिंग ऑफ द लैंड, फ्री होल्ड पे लिमिटेशन है कि आप इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि शरिया लाओ और वो शाणे बन गए। उनकी वो शाणपत आज ये बडेरों के फॉर्म में पाकिस्तान की जनता वो कर रही है। आप वही काम, कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको बनाना था, सोसाइटी को यदि सोशल रिफॉर्म देना था, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखने की क्या जरूरत थी कि देयर इज अ इस्लामिक काउंसिल जो कि ये देखेगी कि पाकिस्तान के मजलिस शुरा के द्वारा बनाए गए कानून इस्लामी है या नहीं है। ये आप कौन होते हो डिटरमाइन करने वाले? और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया कानून कभी इस्लामी नहीं हो सकता क्योंकि वो मैन मेड लॉ होगा, क्षमा कीजिएगा। तो ये जो धोखेबाजी, ये जो मुनाफिकत, इलेक्शन को डेमोक्रेसी समझते हैं क्या? बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैंने सुना, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता है। इमरान खान को ले आओ तो धमकाना हो जाएगा। तुम लोगों की समाज को, सोच को बदल दोगे क्या? इस्लाम, अरे सॉरी, इस्लाम, इमरान खान भी आके तो वही बोलते रहे। इमरान खान ने आके कौन सा नया शगुफा छोड़ दिया? हर बात पे ये बात का रोना चिल्लाना चिल्लाना शुरू कर देंगे कि हम तो मुसलमान हैं, हम बम लेके फट जाएंगे। हर बात पे भैया परेशान है। ये अरब मुमालिक में भी जाके ये इस्लाम होने का कहते हैं, हम मुसलमान बन गए, तुम पे एहसान क्या, पालो पोसो हमें, हम तो मुसलमान हैं। ये है इनका एटीट्यूड कि हमने मुसलमान बन गए, अब ये एहसान हमने पहले तो इंडिया पे किया है, अब अरब मुल्कों पे भी किया है, तो हमें पालो, हमें पोसो, और हम जो है कोई भी इस्लामिक काम नहीं करेंगे। They have been, ever since the time of Muslim League, Islam has been used to propagate anti-Hindu identity। और जब ये मुसलमान बन गए पूरी तरीके से पाकिस्तान में, तब इन्होंने इस्लाम को यूज किया सारे के सारे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म को, मॉडर्निटी को दूर रखने के लिए, अपने पर्सनल विशेष को पूरा करने के लिए। किसी की हत्या कर दो, इस्लाम में ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है, छूट जाओ। आपके पास पैसा है अगर, तो किसी को गोली मार के उसके मुंह पे 2 लाख रुपए मार दो, आप छूट जाओगे। यही करके अमेरिका ने डेविस, क्या नाम था, रेमंड डेविस को इनके यहां से उठा के ले गया। वो शरेआम उसने 2 पाकिस्तानियों को गोली मार दी, ब्लड मनी का उपयोग हुआ और छूट गया वो। तो ये इस्लामिक नहीं है, दे आर नॉट मुस्लिम, दे यूज इस्लाम टू गेट थ्रू something which they cannot otherwise। आपको इस्लाम भी चाहिए, सूबा भी बनाना है। इस्लाम में तो नेशनलिज्म नहीं हो सकता, नेशनलिज्म तो इस्लाम के लिए बहुत दुश्मनी वाली चीज है। लेकिन फिर सूबाएं कैसे बनाए हुए? 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया कि हम एक यूनिट बनाएंगे, सब पाकिस्तानी बन जाओ, कोई बंगाली, कोई पश्तून, कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई सराइकी, कोई कुछ नहीं, सब पाकिस्तानी। अब है कि नहीं, अब वो सूबाई हुकूमत चलेगी, एक मरकजी हुकूमत होगी, अब फेडरल सिस्टम होगा। ये एंटी इस्लामिक नहीं है। इस्लाम जब एक उम्मा है तो तुम्हारे यहां कोई पश्तून कैसे हो सकता है, कोई पख्तूनख्वा कैसे हो सकता है? वो इस्लामिक निजाम है। फ्रॉड करने से, और अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला जो है वो जो कहते हैं कि मैं सबको छोड़ दूंगा, मुशरिकों को और मुनाफिकत को वालों को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग इसलिए जा रहे होंगे जहन्नुम के मुशरिक है, ये हमको वहां इसलिए मिलेंगे कि ये मुनाफिक है। हर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बैठा तो जहन्नुम में ही होगा। आप समझ रहे हैं ना, हम मुशरिक होने के नाते, ये मुनाफिक होने के नाते। और मुनाफिक नीचे होंगे। हाँ, मुनाफिक नीचे होंगे, यानी मुनाफिक होना ज्यादा गुनाह है इस्लाम के अंदर।
हाँ तो ठीक है, हम आपसे ऊपर वाले में होंगे, हमें जो है वो क्या नाम है, ऑक्सीजन वाली आग से जलाया जाएगा, आपको पोटेशियम वाली आग से ज्यादा जलन होगी उसकी आपको, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या कि अरबी तो मजे ले रहे होंगे आपको तो मतलब जो चीज मिलनी है, जिसका आप वेट किए जा रहे हो, वो भी नहीं मिलनी है, हमारे साथ जल भी रहे होगे। तो कम से कम यहां ही आनंद ले लेते फ्री सोसाइटी का। आप समझ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को सलवार कमीज पहना दिया इस्लामिक ड्रेस बना के ये इस्लामिक ड्रेस है, सलवार कमीज पहन लो, लड़की भी सलवार कमीज, लड़का भी सलवार कमीज, क्यों? क्योंकि इस्लामिक ड्रेस है। और उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए मैन मेड लॉ के लिए। तो यार मतलब आई हैव नेवर सीन एनीथिंग एज एब्सर्ड एज पाकिस्तान। आप इनके इंटेलेक्चुअल को सुनिए, आप पागल हो जाएंगे। वो इंटेलेक्चुअल भी कह रहे हैं हिंदुत्व की बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे मुसलमानों का ही हाल है। अरे भाई, अगर मुसलमानों की चिंता है, पहले अपने आगे मुसलमान तो बना लो। टू नेशन थ्योरी को गाली भी दे रहे हो, मुसलमान की चिंता में दुबले भी हुए जा रहे हो। तो अगर टू नेशन थ्योरी में भारत में मुसलमानों का दशा खराब है क्योंकि उनको इस्लामिक राष्ट्र नहीं मिला, तो बनाओ इसको अफगानिस्तान, पाकिस्तान को, उनको दो ना मुसलमान बनने की पूरी छूट। भाई असली मुसलमान अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मदरसे का मुसलमान है, वो अरबी जानता है और वो जो कुरानिक विजडम है उस पर चल रहा है। तो बनाओ मदरसे, बंद करो स्कूल। पाकिस्तान का आर्टिकल 31 का एम्बिशन है मदरसा। बच्चे यूएमटी में पढ़ रहे हैं, बच्चे लाहौर जिन्ना कॉलेज में जा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह हो रहा है पूरे समाज में। आप समझ रहे हैं? 1950 में या 1948 में अरबों को बुलवा के लाए कि हम पाकिस्तान तो बना लिए, अब इसको मुस्लिम कैसे बनाए तो उन्होंने कहा यार पहले अरबी वर्बी यहाँ लागू करो। अच्छा, हो गए 70 साल, अरबी जानते हैं 1% लोग मतलब वो हैरान हो गए, अरबी नहीं सीख रही है जनता अरबी नहीं सीख रही है, हिंदी को उर्दू समझ के बोलिए और पंजाबी गुस्से में बोलिए या दारू पीने के बाद चुप चुप के। सो पॉइंट ये सोसाइटी दिस, अब ये क्या खोज, और ये जानते हैं, इनको ये बताने जाइए कि आप ये कर रहे हो, तो इन्होंने इस बेवकूफी की सुरक्षा के लिए या दिमागों पे लगाए गए तालों के चाबी की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर बम बना लिया है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। अगर मतलब इट्स लाइक अ मैन हु हैज गॉन क्रेजी इज नाउ बिकमिंग वायलेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वो सिजोफ्रेनिक है, उसको लग रहा है सब मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। सो पाकिस्तान इज इन हॉरिबली इनकॉरिजिबल स्टेट। पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, क्योंकि अफेयर ही नहीं है वहां पे। अब एक सोसाइटी में जहां खाने के पैसे नहीं है, वहां पे बेसिक शिक्षा क्या दी जा रही है कि बच्चे जितने चाहे उतने पैदा करो। वो लोग कह रहे हैं मेरे तो 16 बच्चे हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वो ताली बजा रहे हैं और जनता खुश है। 16 बच्चे पर यूनिट, 40 करोड़ होने वाले हैं ये 10 साल में, यूएन की रिपोर्ट है, और 53% पॉवर्टी होगी। भाई करने को काम ना हो तो फिर यही काम होता है। नहीं, आप यही काम को ढंग से कर सकते हैं भाई, ऐसी बात क्या बात है, आप भी क्या बात कर दी। अमेरिका इस काम में आपसे बहुत आगे है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, आप कोई काम तो ढंग से कर लें आप समझ रहे हैं, कोई काम ढंग से कर लें आप। यहाँ पर जो जितना फारिग है ना, जिसके पास जॉब नहीं उसके उतने ज्यादा बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ कि घर में वो फारिग रहता है तो और काम उसके पास होता नहीं करने को। हमारे यहाँ भी लोग फारिग हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और काम वो वही कर रहा है, दिमाग लगा रहा है ना, वो समझ रहे हैं बात को। बात है दिमागों पे ताले की। तो मैं ये कहूंगा मुजफ्फर भाई, आपके प्रॉब्लम की समस्या आप जैसे लोग नहीं हैं, आप तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हमारी बहन जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आपका इंतजामिया और उससे ज्यादा आपकी यूनिवर्सिटीज हैं। हर चीज में मुनाफिकत होना नहीं ठीक है। अगर आप सही बात में
पाकिस्तान को एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हो और टू नेशन थ्योरी का अपोजिशन करना चाहते हो, तो बोलो कि हिंदू और मुसलमान भारत का अलग अलग नहीं है, अगर ये टू नेशन थ्योरी का अपोजिशन ये है। लेकिन टू नेशन थ्योरी भी गलत थी और हिंदुस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान अलग अलग है, या हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुस्तान का मुसलमान अलग अलग है। ये कौन सी बात हुई? कल को मैं मुसलमान हो जाऊं तो क्या मेरे भैया से मैं अलग हो गया? सो द अच्छा सर, पॉइंट इज, कोई सच नहीं बोल रहा। रिबा जी, आपकी बारी। सर यूनिवर्सिटी की आपने बात किया, यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो हमें बेस पढ़ाई जा रही है, मुतालिया पाकिस्तान टाइप जो बुक्स हमें मैट्रिक या 9th में पढ़ाई जाती है ना, वो बेस 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 बच्चा वही ना, जैसे आपने सर कहा कि जब 4 साल का बच्चा होता है, 4 साल से लेकर 16 साल तक, वो बच्चे को आप जिस सोसाइटी में मर्ज करेंगे वो उस तरह ही ढल लेगा। उसके बाद जो है वो जो है उस तरह आपकी सोच है कि आपने कैसे चलना है। तो ये सारा सिनेरियो, तो हमें अगर बेस ही हम अच्छी नहीं बनाएंगे तो फिर हम चीजों को कैसे जैसे पाएंगे? मैं बताऊं, जो रिबा जी ने कहा, मोरालिटी ऑफ ड्यूटी ये होती है कि बच्चे को बताओ कि लोगों की मदद करना अच्छा काम है। लेकिन जब वो यूथ हो जाएगा मुजफ्फर भाई, तो अब ये उसका डिसीजन है कि वो मदद करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो अब आगे बढ़ना चाहता है, एस्पायर है अपने जीवन को लेके, वो कैसे जीना चाहता है, अब ये उसकी इच्छा है। एक डॉक्टर है, वो कह रहा है कि मैं लोगों की मदद करूंगा, गरीबी में रहूंगा। एक कह रहा है कि भाड़ में जाए लोगों का मदद, मैं खूब पैसे कमाऊंगा, इंजॉय करूंगा। किसकी मोरालिटी अच्छी है, ये उसको डिसाइड करना है। तो मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन जब बंदा पहुंच जाता है कि यूथ की एज में, उसके बाद वो अपनी मोरालिटी का निर्माण खुद करता है। उसके बाद वो पब्लिक की मोरालिटी नहीं ढूंढता। जैसे बादशाह उसमें खान साहब जब फोन कर रहे हैं सारी जी दुनिया को कि कार है यहां पहुंचा दो, ये उनकी मोरालिटी है। 16 साल तक तो उनको पहुंचाया गया होगा कि भैया किसी को दुख मत दो। एक मोमिन भाई, वो दूसरे अभी भी मोमिन को दुख कहता नहीं है, दे सकता। वो बादशाह का जिसकी आपने बात की, वो अभी भी ये कहता है, जिसके पास से गाड़ी चोरी की होती है उसको फोन करता है, हाँ बेटा नमाज पढ़ा करो, ये नमाज ही काम आएगी, बस और हमारे साथ क्या जाएगा, ये सारी यही नेक अमल जाएंगे, किसी का दिल ना तोड़ो, हाँ आपके शहर में कौन सी अच्छी चीज है वो आते हुए मेरे लिए ले आना, और गाड़ी तुम्हारी बड़ी हिफाजत के साथ खड़ी है, इतने पैसे भी साथ में लेते आना, तो बेटा बस ये है कि आप जो है ना आखिरत नमाज की ना तैयारी छोड़ा करो। करो, हाँ आखिरत की तैयारी करो, नमाज नहीं छोड़ो, गाड़ी हमारे पास खड़ी है वो आके ले जाओ और इतने पैसे भी लेते आओ। ये अब ये जब जिस मुल्क के अंदर ये हो रहा हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। और यही दूसरी मैं आपने जो कहना बात की चाहता ना कि 4 साल से लेके 16 साल का जो पीरियड है, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये घर का माहौल होता है, जैसे पहले रिबाहा जी ने बोला कि हमारे घरों में हम सब इकट्ठे बैठते हैं। जब पेरेंट्स बैठ के कोई मैच लगा होता था पाकिस्तान इंडिया का, या कोई भी इंडिया की न्यूज आती है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, तो उसके अंदर एक नफरत जो दिखाई जाती है इंडिया के बारे में कि इंडिया ये देखे जी यहाँ पर जुल्म कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, वो सारी चीजें बच्चा तो देख रहा होता है, उसके जहन में चीजें ऑटोमेटिकली फीड हो रही होती है कि यार इंडिया एक अच्छा मुल्क नहीं, वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म होता है। वो इंडियन, ये देखें इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, मैं बेसिक आपको बताऊं कि जब इंडिया क्रिकेट मैच होता है किसी के साथ भी, तो हम पाकिस्तानियों की ये सोच होती है कि इंडिया को हारना चाहिए, वो ख्वाह कोई भी टीम हो उसके मुकाबले में। ये एक आम पाकिस्तानियों का माइंड सेट इस तरीके से डेवलप होता है कि बचपन से लेकर उनको आहिस्ता 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 स्लो पॉइजनिंग की जाती है। उसके बाद में अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो और भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आपको बता सकता। मसले मेरे लिए भी बनेंगे, रिबाहा के लिए नहीं, भी वही मैंने बनेंगे। कहा ना हाँ, मुजफ्फर भाई कि जी, इंडिया में इस्लाम को यूज हम्म, किया गया एंटी हिंदुइज्म या एंटी हम्म, अपनी कल्चर के लिए। इस्लाम का हम्म, उपयोग न यहाँ होता है ना वहां होता है। ठीक है ना, वरना ऐसे ही है। इस्लामिक जमहूरिया बनाते वो। अब वो तो हम्म, जो वो है क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ वो बना देते, या इस्लामिक हम्म, स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, ये बनना चाहिए था। आप एक स्टडी कर लीजिए कि जो जो स्टेट अपने आप को इस्लामिक कहता है, वो मोस्टली अरब के 16-17 स्टेट है, बाकी नहीं कहते, उनमें किनके यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, सूबाई सरकार कहाँ है, नेशनलिज्म जिसको आप कहते हैं। कहीं भी नहीं इस्लाम है। में नेशनलिज्म से बड़ी कोई हराम चीज नहीं हो सकती, लेकिन आप क्या सूबाई सरकार चल रही है, ये सोचिए। सही हो गया।
सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, डॉक्टर साहब आपका भी और मुजफ्फर भाई आपका भी, हरिमोहन जी आपने हमें बुलाया और उसका भी बहुत शुक्रिया। इस तरह का सेशन जो है आप रखा करें, अच्छा लगता है थॉट्स जानकर। और हमारी चैनल से, यानी कि हमारे तमाम लोगों के चैनल से किसी को अगर अवेयरनेस हो और रिफॉर्म आ सके तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो सर बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें बस एक चीज कहूंगा कि हम लोग यहाँ किसी रिलीजन की अच्छाई बुराई के लिए नहीं बैठे। हमें जितना प्यार हिंदुइज्म से है उतना प्यार इस्लाम से, सारी रिलीजन से है। कोई हम किसी क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन हम एक सामाजिक समस्याओं पे बात कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट में नहीं। बिल्कुल ना मुजफ्फर भाई, ना रिबाहा जी, ना हरी जी, ना मैं। और मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे हिसाब से हमें एक लेसन्स लेने हैं और कि भाई असलियत में गलती कहाँ हुई। अगर कोई पीछे रह गया है तो लेसन्स लेने हैं कि गलती कहाँ हुई, और आगे अगर बढ़ रहे हैं तो वो गलती ना हो जाए। और अगर पड़ोसी भी खुश है ना, हमारे यहाँ कहते हैं भाई साहब, पड़ोस से अगर बढ़िया खुशबू आ रही है ना तो आपके बच्चे खुद ही तरक्की कर जाएंगे, और ऐसा होता है। या भाई साहब गलत है, सोच के देखिए ना, कि हमारे यहाँ कहते हैं कि पड़ोसी अगर तरक्की कर रहा हो ना तो जलो मत, तरक्की करो, तुम्हारे बच्चे वैसे ही तरक्की कर जाएंगे। और बाकी लास्ट में एक चीज और मैं कहूंगा, रिबाहा जी आज के बाद ऐसी एंकरिंग आप ही करें तो मजा रहेगा। हमें बड़ा अच्छा लगेगा यार, एक्चुअली बड़ा बोरिंग काम है। तो देखो चलेगा तो अब सबके चैनल पे कोई समस्या नहीं है, जिसको जितना डालना हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि एंकरिंग आप ही करो, ठीक है। सर थैंक यू आपसे, आप मेरे उस्ताद हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हरी जी उस्ताद नहीं है, हरी जी उस्तादों के उस्ताद है, पागल उस्ताद हम लोग हैं ना भाई, थैंक यू। चलो और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाजत। थैंक यू सो मच।